बचपन में घर वालों के साथ जब कराची के इलाके मंगोपीर जाने का इत्तेफाक होता था तो उसमें तकरीबन आधी से ज़्यादा खुशी वहाँ पर मौजूद मगरमच्छों से भरे तालाब को देखने की होती थी। 1992 में स्कूल से जुम्मे को छुट्टी मिला करती थी जो बाद में इतवार में तब्दील हो गई, और यूँ मंगोपीर जाने के लिए इतवार का पूरा दिन गुजर जाता था, क्योंकि आप 15-20 मिनट में मंगोपीर का इलाका नहीं घूम सकते, पूरा दिन चाहिए ही होता है। अक्सर वालिदैन से शीदी मेले के बारे में सुनते थे कि किस तरह से एक रैली की शक्ल में ये मेला मंगोपीर के उस वक्त खाना बदोश कहलाए जाने वालों की बस्ती से निकलकर सखी सुल्तान की दरगाह तक पहुंचता है। उस दौर में गाड़ी से जाते हुए मंगोपीर एक गुंजान आबाद इलाका लगता था, जहां नज़दीक पहुंचने पर दरगाह दूर से जैसे एक चोटी पर नजर आती थी। लेकिन आज यहाँ मार्बल बनाने वाले कारखाने और आसपास की ज़मीन पर इस कदर कब्जा हो चुका है कि लगता है दरगाह भी बहुत जल्द मार्बल बनाने वाले कारखाने में तब्दील हो जाएगी। इस इलाके और यहाँ पर बसने वाले लोगों की तारीख जानने का मुझे हमेशा से शौक रहा, जो बिल आखिर सहाफ़ी बनने के बाद कुछ हद तक पूरा हो सका है। हाल ही में जब अमरीकी सियाफ़ाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत के नतीजे में बहस छिड़ी, तो इससे पाकिस्तान की अफ्रीकी निजात बरादरी पर एक बार फिर तमाम तर तवज्जो मरकूज हो गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर मौजूद सार्फिन सदियों से इस खित्ते में मौजूद इस बरादरी के बारे में अब सब कुछ जानना चाहते हैं। ये लोग कहाँ से आए, कैसे रहते हैं और क्यों उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। इसी बारे में मज़ीद जानने के लिए मैंने अफ्रीकी निजात बरादरी पर की गई तहकीक और मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों की लिखी हुई किताबें पढ़ डाली और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन मुनफरिद और भले लोगों की तारीख क्या है। पाकिस्तान में अफ्रीकी निजात बरादरी कई बरसों से आबाद है। इन पर होने वाली ज़्यादातर बातचीत का दारोमदार उनकी रंगत, काम और रक्स करने तक महदूद रहा है। इसके बावजूद अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद खामोशी से अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर की सिंधी ज़बान में लिखी हुई किताब ग़ुलामी ऐ आज़ादी जा इबरतनाक नज़ारा को अफ्रीकी निजात लोग अपनी तारीख़ का मुस्तनद हवाला मानते हैं। इस कम्यूनिटी की बात करते हुए ज़्यादातर लोग इसी किताब का हवाला देते हैं। इस किताब में जहां एक तरफ मोहम्मद सिद्दीक ने अपने लोगों की इबरतनाक ग़ुलामी के दिनों का अहवाल लिखा है, वहीं उन्होंने बरादरी के ही ऐसे लोग गिनवाए हैं जो आज़ादी की जंग में पेश थे। वो लिखते हैं कि स्याफ़ाम लोगों की ग़ुलामी की तारीख़ फ़िरौन के वक्त से शुरू होती है, जिसकी तस्दीक कदीमी मिस्री फ़न में भी वाज़ेह है। अफ्रीका की मशरिक़ वस्ता से कुर्बत के बायस ज़्यादातर लोग अरबिस्तान और वहाँ से दीगर मुल्कों में ग़ुलाम के तौर पर लाए गए। मिस्री और अरब लोगों की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि उनको शीदी अफराद बतौर ग़ुलाम रखने का दोहरा फ़ायदा होता था। एक तरफ उनको जहां जानवर ख़रीदने से मुनाफा मिलता था, वहीं स्याफ़ाम शख्स को बेचने का भी फ़ायदा था। जानवर ख़रीदने वाले को जानवर पर खर्च की जाने वाली बड़ी रकम का सिर्फ आधा हिस्सा स्याफ़ाम इंसान की देखभाल में खर्च करना पड़ता था, इसलिए ग़ुलामों की मांग ज़्यादा थी। जहां एक तरफ स्याफ़ाम बतौर ग़ुलाम मिस्र और अरबिस्तान में पहुंचाए गए, वहीं दूसरी जानिब उनको मैदान जंग में भी बतौर सिपाही इस्तेमाल किया जाता रहा। जनूबी एशिया में अफ्रीकी निजात अफराद की एक बहुत बड़ी आबादी सिंध के शहरों हैदराबाद और ठट्ठा में मौजूद है। इस इलाके को लाड़ भी कहा जाता है और इसका शुमार सिंध के ज़ीरी इलाकों में होता है, यानी वो इलाके जो सिंध के शहर कराची से नज़दीक हैं। इन्हें ज़्यादातर शीदी के उर्फ़ आम से जाना जाता है, जबकि इसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भी ख़ुद को शीदी कहते हैं या नाम के साथ शीदी लगाते हैं। ताहम ऐसा सब नहीं करते। अगर तारीख़ को देखा जाए तो कदीम ज़माने में अफ्रीकी अफराद को जिस खित्ते से उनका ताल्लुक़ है उसी नाम से पुकारा जाता था। मिसाल के तौर पर शिहान डी सिल्वा की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर के लिए की गई तहकीक में बताया गया है कि इथियोपिया से ताल्लुक़ रखने वालों को हबशी, बहिरा मकरान से ताल्लुक़ रखने वालों को मकरानी, जंजीबार से ताल्लुक़ रखने वालों को जंजी, यहाँ तक कि काफिर और बाबूरा भी कहा गया है। इन तमाम नामों में शीदी आज भी पुकारा जाता है। 18वीं सदी में ओमानी सल्तनत में यमन, खलीज ओमान और साहिल मकरान शामिल थे। इस दौर में सल्तनत शजरकारी, हाथी दांत की खरीदो फरोख्त करती थी, जिसको यकीनी बनाने के लिए ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त के मुतालिबात भी दिन ब दिन बढ़ रहे थे। इसी दौरान तकरीबन सन 1891 के समंदरी रिकॉर्ड में शीदी लफ्ज़ का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जो ओमानी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए इस्तेमाल होता था। इसी तरह ब्रिटिश राज के दौर में भी बम्बई में मलका के लिए बहरी जहाज़ों पर काम करने वाले लड़कों को शीदी बॉयज़ कहकर पुकारा जाता था। इसी बारे में डी सिल्वा लिखते हैं कि मगरबी इंडिया में शीदी का लफ्ज़ दरअसल इज़्ज़त या खिताब के तौर पर उन अफराद को दिया जाता था जो दक्कन के बादशाहों के लिए बड़े ओहदों पर फाइज थे, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में बहरी जहाज़ों पर काम करने वाले अफ्रीकी निजात अफराद को भी शीदी पुकारा जाता था। जबकि बाकी कई माहिरीन और लिखने वाले बताते हैं कि शीदी लफ्ज़ दरअसल अरबी ज़बान के लफ्ज़ सैयद से लिया गया है, जिसमें इसके मानी उस्ताद या आका के हैं।
पाकिस्तान में अफ्रीकी निजाद अफराद को मकरानी, शीदी, स्याह, गुलाम, डाडा और जंजीबारी पुकारा जाता है। स्याह और गुलाम का लफ्ज़ ज़्यादातर बलूचिस्तान में पुकारा जाता है, जो एक तौहीन आमेज़ लफ्ज़ होने की वजह से अफ्रीकी निजाद अफराद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। जबकि काफिर का लफ्ज़ कदीम ज़माने में अफ्रीकी निजाद अफराद का किसी ख़ास मजहबी तबके से ताल्लुक़ न रखने के बायस दिया गया। पाकिस्तान में भी इस तरह का तासुर बना, जिसके नतीजे में तालिबान की तरफ से किए जाने वाले हमलों के डर से बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खुद को अरब या मुसलमानों के ही एक शाख बताया। जबकि काफिर का लफ्ज़ कदीम ज़माने में अफ्रीकी निजाद अफराद का किसी ख़ास मजहबी तबके से ताल्लुक़ न रखने के बायस दिया गया। पाकिस्तान में भी इस तरह का तासुर बना, जिसके नतीजे में तालिबान की तरफ से किए जाने वाले हमलों के डर से बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खुद को अरब या मुसलमानों की ही एक शाख बताया ताकि वो निशाना न बने। मुहक्किक और प्रोफेसर हफीज़ जमाली से मैंने जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने अपनी आने वाली किताब के एक बाब का जिक्र किया। शोर लाइन्स ऑफ मेमोरी एंड पोर्ट्स ऑफ डिज़ायर में उन्होंने लिखा है कि सिंध में अफ्रीकी निजाद अफराद को शीदी कहा जाने लगा और वो सरवाइल ज़ात का हिस्सा बनने के बायस अपनी जगह बना सके। सरवाइल को मकामी दर्जा बंदी में एक कास्ट या ज़ात का दर्जा दिया गया, जिसकी वजह से एक शीदी शनाख्त सामने आई। क्योंकि जो शीदीज ऑफ सिंध एंड गुजरात थे, उनको वहाँ की कास्ट हायरार्की में उन्होंने एक अलग कास्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी एक आइडेंटिटी डेवलप हुई, एक अपोजिशनल आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप उसको। रिएक्शन जिसमें शीदी आइडेंटिटी की एक मूवमेंट आई। जब यहाँ पे तालीम वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें कुछ शीदी इंटेलेक्चुअल सामने आए। जो बलोच एरियाज थे उनमें इसकी डायनामिक स्लाइटली डिफरेंट थी, क्योंकि स्पेशली 1960s में अर्ली पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में 1960s और 70s में एक बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियल से इंस्पायर्ड थी, वो इमर्ज हुई मकरान में और सेंट्रल बलूचिस्तान में। उसकी वजह से ये हुआ कि बलोच सर्वाइल क्लास, जो हिजमतगार क्लास में जो लोग जम थे, तो जो नौजवान जो तबका था उनकी तरफ से कि ये गलत एक कैटेगरी है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं गुलामी और इस तरह की चीजें, तो उनकी तरफ से एक उसका वो इजहार आया कि नहीं, हम सब बलोच हैं, चाहे कोई हाकिम क्लास से है, चाहे कोई बलोच तबके से है, चाहे वो खिदमतगार तबके से है, रिगार्डलेस ऑफ देयर ट्राइबल। तो आप देखेंगे कि इस इलाके में बिलखुसूस लोग अपने कबायली नाम छोड़ देते हैं इस दहाई में, इसके बाद वाली दहाई में, और अपने नाम के साथ किचकी या बिजंजो या कलमती लिखने के बजाय सिंपली बलोच लिखते हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि एक सेपरेट तरह बाकी जगहों पर जो है शीदी कम्युनिटी में एक सेपरेट जो है ना आइडेंटिटी और वो डेवलप हुई, वो यहाँ पे इस तरीके से नहीं हो पाई। ऐसे तमाम लोगों को गुलाम यानी गुलाम और नकीब कहा जाता था। बाज़ जगह जो मखलूत नस्ल अफराद होते थे उनको दरजादक पुकारा जाता था। मकरान के समाजी ढांचे में 3 बुनियादी ख़ानदान थे। हुक्मरान ख़ानदानों से गिचकी, बुलेदा, होत और बिजंजो शामिल थे, जिन्हें हाकुम तबका माना जाता था। फिर मिडिल तबका था, जिनको सिर्फ बलोच कहते थे। उनमें ज़मींदार और मवेशियों का काम संभालने वाले शामिल थे। फिर हिजमतगार यानी खिदमतगार तबका था, जिनमें सरवाइल, लोहार, कारपेंटर, जूते बनाने और सिलाई करने वाले शामिल थे। इस तीसरे तबके में बलोचिस्तान आने वाले अफ्रीकी निजाद अफराद को शामिल कर लिया गया। आज़ादी की जद्दोजहद में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल होश मोहम्मद शीदी का क्या किरदार रहा है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस हवाले से मालूमात तब सामने आई जब सन 1980 की दहाई में खुद सिंधी कौम परस्त तंजीमों ने अपने मकामी हीरोज़ की तलाश शुरू की। एलिस अल्बीनिया अपनी किताब एम्पायर्स ऑफ द इंडस द स्टोरी ऑफ अ रिवर में लिखती हैं कि मार्च 1843 में जनरल होश मोहम्मद शीदी ब्रिटिश अफवाज और तालपुर कबीले के दरमियान होने वाली झड़प के नतीजे में मारे गए। उनकी कब्र आज भी हैदराबाद के शुमाल में मौजूद है। कई साल तक ऐसे ही रहने के बाद सिंधी कौम परस्त अफराद ने कब्र के साथ साथ होश मोहम्मद शीदी के बारे में मालूमात भी ढूंढ निकाली और साथ ही सिंध को एक मकामी हीरो भी मिल गया। होश मोहम्मद शीदी के बारे में बहुत कम मालूमात मंजर आम पर आईं, जबकि उनके बारे में एलिस लिखती हैं कि उनकी पैदाइश एक गुलाम के तौर पर एक तालपुर घराने में हुई। उन्होंने सिंधी फौज की सरबराही की और कुछ वक्त में जनरल के ओहदे पर पहुंच गए। ब्रिटिश राज के साथ जंग के दौरान मरवेसू पर सिंध न डेसूं यानी हम लड़ेंगे मरेंगे पर सिंध नहीं देंगे का नारा पहली बार उन्होंने ही लगाया था। कराची के इलाके लियारी को सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान एक राब्ते की कड़ी समझा जाता है। यहाँ पर रिहाइश पजीर बहुत से लोगों के रिश्तेदार इन 2 सूबों में भी रहते हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में होने वाली किसी भी तहरीक का बराह रास्त असर लियारी पर रहा है। ब्रिटिश दौर में भी कई ऐसे सियासी नुमाइंदे सामने आए जिनके ख़ानदान के अफराद की जड़ें अफ्रीका से मिलती हैं।
या उनके आबाओ अजदाद वहाँ से हिजरत करके कराची और फिर लियारी में आबाद हुए हैं। सन 1989 में शाया होने वाली फिरोज़ अहमद की तहकीक अफ्रीका ऑन द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ब्रिटिश दौर में कराची के मेयर अल्लाह बख्श गबोल की वालिदा अफ्रीकी निजात थीं, जबकि उन्होंने खुद एक शीदी खातून से शादी की। उनके वकालत से मुंसलिक बेटे अब्दुल सत्तार सन 1970 के इंतखाबात में लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। सन 1989 में कराची शहर की आबादी में तकरीबन 3.5 लाख बलोच बसते थे। इनमें से स्याह रंगत के कहलाने वालों के पास साहिल में काम करने के अलावा ज़्यादा मुआशी मौके मौजूद नहीं थे। लियारी एक तरफ जहाँ सियासी, अदबी और कौम परस्त तहरीकों का गढ़ रहा है, वहीं जुर्म और सियासत के नतीजे में बनने वाले गैंग्स भी इस इलाके से मुंसलिक रहे हैं। शीदी कहलाए जाने वाले लड़कों की जानिब से सियासी फरीकैन से निमटने के लिए गैंग में शमूलियत भी की गई, जिसके असरात आज भी मौजूद हैं। कराची में शीदी बिरादरी लियारी के अलावा मंगोपीर के इलाके में भी रिहाइश पजीर है, लेकिन कराची के बदलते हालात के नतीजे में वो एक जगह बहुत देर तक नहीं रहे और वक्त के साथ साथ कई मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत करते रहे हैं। मुगरमान ढोल की थाप पर अफ्रीकी ज़बान स्वाहिली में हर साल नाचती गाती रैली मंगोपीर के इलाके से निकाली जाती रही है। इसमें हर एक शख्स का मुनफरिद अंदाज देखने को मिलता है, जहां बच्चे सर पर लाल दुपट्टे से ढकी हुई थालियां उठाए और सजावट का सामान पकड़े सबसे आगे मौजूद होते हैं, वहीं बुजुर्ग और ख़वातीन 6 से 8 फीट लंबे अलम उठाए खुदा का नाम लिए झूम रहे होते हैं। इन्हीं में ख़वातीन चेहरे पर दुपट्टा ओढ़े स्वाहिली ज़बान में विर्त करती हैं, जबकि उनके आसपास मौजूद इलाके के लोग उनके लिए रास्ता बनाते हुए नजर आते हैं। जहाँ कई साल तक इन गीतों और विर्त करने में स्वाहिली के अल्फाज शामिल रहे, वहीं अब कुछ हद तक इसमें अरबी के अल्फाज जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह शामिल कर दिए गए हैं। तो अब जब मुगरमान बजाने वाला कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बाकी सब जवाब में कहते हैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जबकि बदीन और टंडो भागों के इलाकों में कोयले को आग लगाकर बिछाया जाता है और इस पर रक्स किया जाता है। कहा जाता है कि आग पर रक्स करते हुए इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है और इसे एहसास नहीं रहता कि वो कहाँ है। शादियों में भी यही मुगरमान बजाया जाता है, जबकि इस बिरादरी के लोग बताते हैं कि इसका ज़्यादातर इनकाद जुम्मे की रात को किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। कई साल तक सिंध के शहरों कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में मुकीम अफ्रीकी नजाद अफराद का यही तरीक़ाकार रहा है और ये मेला उनकी पहचान रहा है। लेकिन इस पहचान के साथ अब एक नाम भी जुड़ गया है। तंजीला कमरानी का 2018 के इंतखाबात में बतौर रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब होना तमाम बिरादरी के लिए जहां फ़ख्र की बात थी, वहीं पाकिस्तान में लोगों के लिए भी अहम था, क्योंकि यहाँ रिहाइश पजीर अफराद के बारे में खासी महदूद सोच रखी जाती है। तंजीला का रुकन सूबाई असेंबली बनना उन तमाम तर रंग व नस्ल के फ़र्क के मुनाफी था, जिसके तहत उनको और उन जैसे बेशतर लोगों को परखा जाता रहा है। 2016 में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामजद किया था म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरपर्सन के लिए। मुझे फील कब हुआ जब मुझे म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन के लिए नामजद किया गया और हमारे जो लोग शहर के ही लोग काउंसलर थे, उनमें से काफी जो नंबर है काउंसलर का, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती है, क्योंकि ये स्लेवरी बैकग्राउंड से है इसका, क्योंकि इस कास्ट की औरतें हमारे घर में काम करती हैं, हमारे साफ करती हैं, तो हमारे बच्चों को संभालती हैं, ये हमारे कैसे चेयरपर्सन बन सकती है। लेकिन ये शौक मुझे उस टाइम लगा कि अच्छा हम अभी तक वहीं खड़े हैं। मुझे एक पार्टी ने बहुत मेहरबानी करके बता दिया कि हम लोग ब्लैक पीपल इंसान हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं जो कोई भी कर सकता है, ये सिर्फ कलर और फीचर्स के फर्क है। लेकिन अब मुझे ये साबित करना है कि वाकई हम बराबर है। शीदी मेला अब महदूद हो गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। 2017 में तकरीबन 7 साल का अरसा गुजरने के बाद इस मेले को दोबारा उसी जोश से मनाया गया, लेकिन इसके बाद से अब ये एक बार फिर से थम गया है। दूसरी जानिब दुनिया भर में रंगो नस्ल की बहस एक बार फिर छिड़ चुकी है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पर एक दूसरे से बात करने और बात सुनने की ज़रूरत है।